बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से मुतल्लिक। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें प्रीवियस पेजेस पे लिखी हुई है, यानी एक्सरसाइज से पहले उसकी जो थ्योरी लिखी होती है वो, तो यहाँ हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस। ये एक ऐसी तरतीब होती है नंबरों की जिसमें क्या होता है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जिसमें हर एक टर्म जो है वो मिलती है या हमारे पास आती है बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट आर टू द प्रीसीडिंग एलिमेंट। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला, पिछला नंबर जो होता है। यानी एक नंबर हमारे पास फर्ज कर लें कि 2 है, अगला नंबर फिर 4 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 8, ठीक है। हर एक जो डिजिट है वो इससे प्रीसीडिंग नंबर को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से आएगा। यानी यहाँ पे अगर 2 2s are 4, 4 2s are 8, यहाँ पे फिर आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 16 आ जाएगा। इस तरह का जो सीक्वेंस होता है इसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक जनरल उसकी हमें तरतीब बता दी है कि पहले A1 होगा, फिर A1 को R से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A1 को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से। वेयर A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशो। R जो है इनकी कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो का क्या मतलब होता है कि अगर हम 4 को 2 पे डिवाइड करें तो इट मीन्स ये कॉमन रेशो है। यानी ये वाला जो नंबर है सेकंड, इसको पहले पे डिवाइड कर दें या इसको इस पे डिवाइड कर दें या 16 को 8 पे डिवाइड कर दें, हर सूरत में हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। हर एक सूरत में हमारे पास एक ही नंबर आएगा। ये कांस्टेंट का मतलब है कि एक ही नंबर होगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे इसकी एक जनरल फॉर्म दे दी है कि an इक्वल होता है A1 R टू दी पावर n-1। तो वेयर an इज द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी ये जनरल टर्म का हमें फार्मूला दे दिया गया है यहाँ। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया करें और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को समझें, आपके लिए आसानी हो रहेगी मजीद। हम अब डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक। इनमें से कौन से जो सीक्वेंसेस हैं वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैं। फिर इफ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक देन फाइंड द कॉमन रेशो। तो इनकी हमने कॉमन रेशो भी फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास A1 टर्म क्या है यहाँ पे, वो है 1, ठीक है जी। फिर इसी तरह हमारे पास जो इनकी कॉमन रेशो होगी यानी R होगा, वो क्या होगा, अगर 2 को 1 पे डिवाइड करें और वही आंसर आना चाहिए जो कि 3 को 2 पे डिवाइड करने से आना चाहिए, ठीक है। ये जो कि 4 को 3 पे डिवाइड करने से आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा इस सूरत में हमारे पास। अगर हम 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो और आंसर आएगा, 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंट ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। कॉमन रेशो क्योंकि इक्वल नहीं है तो इसलिए ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। यहाँ लिख देते हैं सो इट इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं GS, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कर देते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद सेकंड वाला पार्ट इसका जो है उसमें देखें हमारे पास A1 क्या है, 10 है, और इसी तरह जो R है वो क्या है, 100/10। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 10, ठीक है। इसी तरह 1000/100 करेंगे, 1000, यानी ये कॉमन रेशो है इनकी, 1000/100 करेंगे, 2 zeros कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 10। यानी एक हमारे पास कांस्टेंट इसकी रेशो आ रही है ये, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। सो इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। मैं GS लिख रहा हूं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट की तरफ आए। इसमें देखें 2 4 8 है, यहाँ पे हमारे पास A1 क्या है 2
और इसी तरह जो कॉमन रेशो है वो है हमारे पास 4/2 जो कि 2 आ रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनकी कॉमन रेशो क्या है 8/4 जो कि बनेगा हमारे पास 2। तो ये भी हमारे पास आंसर क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है 2 4 8 इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास फोर्थ वाला जो पार्ट है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, इसके लिए हमें इसको पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा। A1 16 है और इसी तरह जो R है यहाँ लिख ही लेते हैं, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। फोर वाला पार्ट है, इसमें है 16 8 और 4। A1 है हमारे पास 16, R क्या है हमारे पास 8/16, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। कांस्टेंट वैल्यू ये वाली आई। इसी तरह 4/8 करेंगे तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आया 1/2। तो ये जो कॉमन रेशियो है इनकी 1/2 है, इसकी भी कॉमन रेशियो 1/2। सो इट इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, सो इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है A1, इसमें 6 है और इसी तरह R क्या होगा 18/6 3 आ जाएगा और 24/18 तो ये नहीं आएगा। ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगा, ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अगर हम सिक्स वाले पार्ट की बात करें इसमें 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आ जाएगा, 0/1 अब ये जो 0/1 है ये 0 आ जाएगा, लेकिन 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा, ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सबसे पहले तो हमें जनरल टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है an इज इक्वल टू A1R टू द पावर n-1। ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है, इसको आपने याद कर लेना है। अब हम इसी फार्मूला से जो है वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इनको सॉल्व कर लेंगे। जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें देखें हमारे पास जो A1 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है। और R क्या आएगा इसमें, यहाँ पे R क्या होता है कॉमन रेशियो होती है जो कि आ जाएगा 4/1, यानी हमारे पास आ जाएगा 4 ये, ठीक है। A की वैल्यू भी आ गई, R की वैल्यू भी आ गई। अब फार्मूला देखें, इसमें वैल्यू पुट करेंगे AN इज इक्वल टू A1 की जगह पे लिखेंगे 1 और इसी तरह R की वैल्यू क्या है 4, यानी 4 की पावर n-1। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई AN इज इक्वल टू 4 टू द पावर n-1। मतलब इसका क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये भी इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी टर्म चाहिए होगी तो हम सिंपली इसमें वैल्यू डालेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ टर्म है 64। अब ये जनरल टर्म में हम 4 ऐड करके देख लें, यानी फोर्थ टर्म क्या आएगी अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म A4, यानी फोर्थ टर्म मस्ट बी इक्वल टू 4 टू द पावर n क्या है 4, यानी हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो 4 - 1 आ जाएगा। 4 - 1 3 होता है, यानी 4 टू द पावर 3। 4 4 16 16 4 64, यानी जो फोर्थ टर्म होगी इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वो 64 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 64 ही है। इसका मतलब ये जो अप टू सो ऑन लिखा है हम कोई भी टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की अकॉर्डिंग टू दिस जनरल टर्म। ये जो जनरल टर्म हमने फाइंड किया है इसकी मदद से, ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो हमें कहा गया है वो 6 12 24 एंड 48। यहाँ पे A1 हमारे पास क्या है 6, R क्या है हमारे पास 12/6 कर लेते हैं इसको, जो आ जाएगा 2 हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला पुट करते हैं AN इज इक्वल टू A1 R टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये आ रहेगा हमारे पास AN इज इक्वल टू 6 और मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है
उसमें जनरल टर्म होगी ये 6 टाइम्स 2n-1। अगर चेक करना चाह रहे हैं तो इसमें 4 या 3 कुछ भी पुट करके देख लें तो आंसर हमारे पास यही आएगा 24। यानी 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 पुट करेंगे तो 4 टर्म आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक पार्ट जो है वो आप थर्ड कर लें या 4 कर लें, जो भी, सारे भी करने होंगे तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। थर्ड वाला पार्ट जो है उसमें A1 हमारे पास है 15 और R क्या है हमारे पास 3 कैसे आएगा? 45 को जब हम डिवाइड करेंगे 15 पे तो आ जाएगा हमारे पास 3। ये R की वैल्यू है। अब जनरल टर्म हमारे पास, जनरल टर्म का फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 विच इज़ 15, R की वैल्यू 3 है, 3n-1। ठीक है जी। तो जनरल टर्म हमारे पास आ जाएगी AN इज इक्वल टू 15 इंटू 3n-1। ये जनरल टर्म बन गई थर्ड वाले पार्ट की। इसी तरह फोर्थ वन पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें A1 की वैल्यू 200 है, R हमारे पास 100/200 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा फिर उसमें। ठीक है जी। तो जब 1/2 आ जाएगा वो वैसे ही वैल्यू हम पुट कर देंगे जैसे ये की है। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट वैसे लिख के हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर भी नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं अभी, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। ये जनरल टर्म दे दी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, हमने पहले 4 टर्म्स फाइंड कर लेनी है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। उसमें लिखा है AN इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2n-1। अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म की बात करें तो A1 हमारे पास होगा 3 टाइम्स 2n-1। अगले स्टेप में ये होगा A1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, ये पॉइंट नहीं है ये। ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 इज मल्टीप्लाइंग विद दैट नंबर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स 2 पावर 0। किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। ये एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है इस पे कि क्यों ये 0 के इक्वल होता है। अगर किसी को नहीं समझ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो वीडियो का लिंक ढूंढ के आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। A1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 पावर 0 मतलब 1, तो 3 1s are 3, यानी फर्स्ट टर्म जो है इस वाले सीक्वेंस में वो क्या आ जाएगी? 3। अच्छा, इसी तरह अब हम सेकंड इसकी टर्म फाइंड कर लेते हैं। जस्ट 2 पुट कर देना हमने जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है। तो 3 टाइम्स 2 ठीक है जी। तो ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 - 1 आ जाएगा, तो 2 पावर 1 यानी 2 ही आ जाएगा। A2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 इज 6। सो सेकेंड टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विल बी 6। इसी तरह अब हम थर्ड जो है वो टर्म फाइंड कर लेते हैं। A3 इक्वल आ जाएगा 3 टाइम्स 2 - 1। यह रहेगा A3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 - 1 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 2। ठीक है। 2 स्क्वायर मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 2 टाइम्स। द आंसर विल बी A3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4। ठीक है। 2 स्क्वायर मीन 4 होता है। तो A3 यानी थर्ड टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विल बी 4 3s are 12। यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 12, इसी तरह यहाँ 4 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी फोर्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है। थर्ड वाला पार्ट उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। वो है AN इज इक्वल टू 25 टाइम्स -1/2 टू द पावर n-1। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे पुट कर देना है 1, तो ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म। फिर A1 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ये है -1/2 और सारे की पावर आ जाएगी 1 - 1 0। ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 25 टाइम्स 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो A1 हमारे पास जो टर्म है ये आ जाएगी 25। ठीक है जी। A1 बहुत आसानी से हमने इसको फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर हम A2 की बात करें, यहाँ पे A2 के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 2 पुट करना है। अब हमने जहाँ जहाँ n लिखा है
वहां हमने क्या पुट करना है 2। तो ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 25 टाइम्स -1/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करना है तो 2 - 1 यहाँ रहेगा 1। ठीक है, तो ये आएगा जी अब हमारे पास A2 इज इक्वल टू 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 तो यहाँ रहेगा -25/2। ठीक है, तो यानी A2 जो है वो आ जाएगा -25/2। इसी तरह A3 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे A3 आएगा हमारे पास 25 टाइम्स, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे ले आता हूँ ताकि ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है बेहतर, 25 टाइम्स -1/2 और n की जगह पे क्योंकि 3 आना है तो यह रहेगा 3 - 1 जो कि 2 आना है वहाँ पे। यहाँ लिख लेते हैं A3 इज इक्वल टू 25 टाइम्स यानी 25 मल्टीप्लाई 3 - 1 2 होता है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -1/2 और इसका स्क्वायर मीन पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो A3 जो है वो हमारे पास आ रहेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, 2 का स्क्वायर 4 तो यह रहेगा A3 यानी थर्ड टर्म में 3 टर्म्स फाइंड कर रहा हूँ तो यह रहेगा 25/4। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए 4 पुट करना पड़ेगा क्योंकि वो आउट ऑफ फ्रेम चली जाती बात, पेज इधर को करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जैसे मैंने सीक्वेंस बता दिया इसी तरह 4 पुट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म भी आ जाएगी। तो ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट था इसका वो भी सॉल्व हो जाता है ऐसे। अब मैं फोर्थ वाला पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों को ऐसे क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं जो इस तरीके से लिखे गए होते हैं। तो इसकी जनरल टर्म मैं नीचे राइट करता हूँ और उसके बाद फिर हम इसमें फाइंड कर लेते हैं जो भी इसकी आएंगी टर्म्स, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा जो भी इसका। an जो है वो हमारे पास आ रहेगा यहाँ पे 5 टाइम्स 1/5 और इस सारे की पावर है n-1। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने इससे पहले वाला पार्ट सॉल्व किया। फिर भी सॉल्व कर देता हूँ इसको। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो आ जाएगी A1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1/5 और ये क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। तो A1 यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगी इस सीक्वेंस में 5 मल्टीप्लाई बाय 1। A1 आ जाएगा अब हमारे पास 5 के इक्वल। इसी तरह सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, सारी टर्म्स अलग-अलग हो जाएं। 5 टाइम्स 1/5 तो 2 - 1 क्या होता है 1। तो अब सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी इसकी 5 से कैंसिल हो गया तो बाकी रह गया 1 तो सेकेंड टर्म आ गई 1। जस्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ये। अच्छा, इसके बाद थर्ड टर्म की बात कर लेते हैं। अब हम A3 आ रहेगा हमारे पास 5 टाइम्स 1/5 और 3 - 1 क्या होता है 2 तो यहाँ आ रहेगा A3 इज इक्वल टू 5 5 25 25 5 125 तो 5 मल्टीप्लाई 1/125। ठीक है, तो ये यहाँ रहेगा 25 कैंसिल करके तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है A3 वाली ये बन जाएगी 1/25। ठीक है, इसी तरह इससे जो नेक्स्ट टर्म बनेगी, सॉरी यहाँ पे मुझे लगता है मैंने गलती की है कि 5 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी गलती तो मैथ में बड़ी हो रहती है। यहाँ पे इसने 25 होना था, ये असल में A4 के साथ होना था ये वाला मामला। तो यहाँ इसको मैं रेज करके दोबारा ठीक कर देता हूँ। अच्छा, 5 स्क्वायर 25 होता है बेटा, 5 5 25 तो ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब A4 की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पार्ट में मैं A4 भी फाइंड कर देता हूँ। A4 का मतलब ये होगा कि 5 टाइम्स 1/5 और 4 - 1 क्या होगा 3 तो ये A4 जो है वो इक्वल आ जाएगा अब हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1/125। ठीक है, तो ये आ रहेगा 5/25 तो A4 हमारे पास आ रहेगा 1/25। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया है। ये मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप अपनी कन्फ्यूजन को राइट कर सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक कोशिश करूंगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। एक और बहुत आसान क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कहा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड करनी हमने। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमें A की वैल्यू R की वैल्यू दी है और हमने A4 फाइंड करना है। ठीक है जी, A4 मतलब कि N की वैल्यू 4 है क्योंकि AN जो है
वो हमारे पास जनरल टर्म होती है, यानी जहाँ n लिखा होता है वहाँ पे इन्होंने लिखा है 4। इसका मतलब कि हमारे पास जो n है वो 4 के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, पहले फार्मूला लिख लेना है जनरल टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए एन मीन ए फोर, वी हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म, सो वी आर राइटिंग 4 इन प्लेस ऑफ n। तो ये आ जाएगा ए फोर इज इक्वल टू ए वन दिया है विच इज 20, आर दिया है जो कि है 10, n हमारे पास है 4 माइनस वन। ठीक है बेटा, ए फोर आ जाएगा हमारे पास। अगर नहीं समझ आ रही होती तो वीडियो को बार बार जो है वो आप देखा करें, रिवर्स का ऑप्शन आपके पास होगा, तो इसको जो बैक पे ले जाके दोबारा वीडियो को क्वेश्चन को देख लिया करें आप। 20 इंटू 10 की पावर 4 माइनस वन 3, यह रहेगा ए फोर, यानी फोर्थ टर्म जो होगी वो होगी 20 टाइम्स 10 टेंस आर 100, 100 टेंस आर, ये आ रहेगा हमारे पास 100 टेंस आर, ये वाला आ रहेगा 1000। ठीक है, तो 1000 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, तो ये वाले वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना आसान है। 2-3 क्लास में बताया हुआ है कि जस्ट हमने ये जो नंबर है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और जितने जीरोज हैं वो साथ लिख देने इसके, 1 2 3 4, यानी 20,000 हमारे पास ये ए फोर्थ टर्म आएगी। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया ऐसे। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं अभी हम, जिसमें A3 है, R3 है, A3 हमने फाइंड करना है। यही वाला फार्मूला पुट करेंगे, AN इज इक्वल टू A1 R टू दी पावर n माइनस वन। AN मीन A3 इज इक्वल टू A1 का मतलब 3 और R का मतलब है हमारे पास 3, और ये आ रहेगा हमारे पास 3 माइनस वन, यानी ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 माइनस वन 2 होता है, 3 3 जार 9 होता है, तो 9 3 जार 27 होता है। हमारे पास A3 जो है वो 27 आ रहेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, ये मुझे 3 लग रहा है अभी फ़िलहाल, तो मैंने 3 के हिसाब से इसको पुट किया है। अगर कोई और वैल्यू हुई तो आप उसके मुताबिक ही सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अब हम इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड वाला पार्ट क्या है वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में है A512 R दिया और A5 फाइंड करना है। जनरल टर्म लिखते हैं AN इज इक्वल टू A1 R टू दी पावर n माइनस वन, और n यहाँ पे 5 है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर ऊपर ले जाते हैं, पहले इसको सब्स्टिट्यूट करके फिर इसको जो है वो ऊपर ले जाएंगे। AN का मतलब 5 होगा, यहाँ पे A5 हो गया इज इक्वल टू A की वैल्यू 512 आ गई यहाँ पे, और R की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, और n क्या है हमारे पास यहाँ पे 5, तो 5 माइनस 1 आ गई। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे जगह बच जाएगी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास। ये है हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। अच्छा जी, A5 आ रहेगा हमारे पास अब यहाँ पे 512 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसकी पावर सारे की आ रहेगी 4, तो A5 आ रहेगा इसमें हमारे पास 512 और 2 पावर 4 का मतलब 2 अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 आ रहेगा ये 1/16। अब 512 को 16 पे हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 32 आंसर आ रहेगा इसका। A⁵ इज इक्वल टू 32, यानी हमारे पास 32 हमारे पास टर्म होगी जो फिफ्थ टर्म होगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। ऐसे हमारा थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब फोर्थ वाला पार्ट जो है वो मुझे उम्मीद है कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं उसको वैसे आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ कि आप उसको सॉल्व कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा वो। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं अभी। अ राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे, 240 वर्ड्स ऑन द सेकंड डे एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे। इफ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम पैटर्न, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन 10th डे। ठीक है, पहले दिन 120 लफ्ज़ लिखे राइटर ने, दूसरे दिन 240 लिखे, और तीसरे दिन लिखे उसने 480, 480 और अप टू सो ऑन, ऐसे ही वो लिखता जा रहा है। हमने 10th डे के फाइंड करने हैं, यानी n हमारे पास क्या है 10।
ठीक है। n की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू हमारे पास 120 है और r की वैल्यू हमारे पास क्या है 240 को जब 120 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास अब वैल्यूज आ गई। अब हमने फार्मूला पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेनी। जनरल टर्म हमारे पास हमें पता है कि an इज इक्वल टू a1 r टू द पावर n माइनस 1 होती है। an मीन हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, तो n की जगह पे 10 राइट किया, a की जगह पे लिखेंगे हम 120 और r की जगह पे लिखेंगे जब हम 2, n की जगह पे लिखेंगे हम 10 माइनस 1, तो a10 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 120 इंटू 2 पावर 9। ठीक है जी, तो a10 लिखेंगे अब हम 120 मल्टीप्लाई बाय a2 पावर जो 9 है ये होगा हमारे पास 512। 512 को जब हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10th टर्म आ जाएगी जो होगी 61440। ठीक है, 61440 ये हमारे पास 10th टर्म होगी इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, जो जिसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, क्वाड्रिलेटरल इज 360, पेंटागन इज 540, फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। ये एग्जाम्पल जो हमें दी गई है एग्जाम्पल नंबर 9, ये बिल्कुल हम ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे जो कि बहुत ईजी है। तो ये सीक्वेंस में क्या बनेगा हमारे पास, अब देखें 180 डिग्री ट्राइंगल का, 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल का, उसके बाद है 540। ठीक है जी, ये पेंटागन यानी 5 कोनों वाली, 3 कोनों वाली, 4 कोनों वाली, 5 कोनों वाली। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 180 प्लस 180 360 हो रहेगा, प्लस 180 540 हो रहेगा, इसमें प्लस 180 करेंगे हमारे पास क्या आ रहेगा 720। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 720। उसके बाद क्या आ रहेगा 720 के बाद आ रहेगा 900। ठीक है, 900 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहेगा 1080। तो ये हमारे पास 3 4 5 6 7 8 कोनों वाली जो हमारे पास एक ऑक्टागन होगी। ठीक है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम होगा 1080। इस सीक्वेंस से भी हम आंसर राइट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल में हमें ऐसे ही सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है जी, तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट है अब्दुल्लाज एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे। हर दिन जो है अब्दुल्ला के जो ट्रेनर हैं उन्होंने कहा कि 10 दिन आपने जॉगिंग करनी है और फॉर द फर्स्ट वीक, पहले वीक में यानी पहला वीक आपने 10 मिनट ही जॉगिंग करनी है। आफ्टर ईच वीक ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम बाय 5 मिनट्स पर डे, यानी आपने एक वीक के बाद हर रोज 5 मिनट बढ़ाने हैं। एट 6th वीक हाउ मैनी मिनट्स विल ही जॉग, 6th वीक के बाद छठे वीक में जो है वो कितने मिनट जो है वो जॉग करेगा। ठीक है, यानी हर हफ्ते के बाद उसके 5 मिनट बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहले उसने 10 मिनट से स्टार्ट किया, अगले वीक में हो जाएंगे 15 मिनट, उसके बाद 6th वीक तक जाना है हमने। ठीक है, फिर आ रहेगा 20, उसके बाद 25, उसके बाद आ रहेगा 30, उसके बाद आ रहेगा 35। ठीक है जी,